जो भी सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, आप सभी को बताना चाहता हूँ कि हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर आए हैं जिसमें सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही होंगे। अभी हमने टोटल 41 क्वेश्चन कर लिए हैं और जो आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बताना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हुए हैं। ठीक है, तो आज है होलिया और आप सभी को विश यू वेरी वेरी हैप्पी होली। और आप सभी अच्छे से अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करें और अपनी पढ़ाई को सीरियसली लें। ठीक है, क्योंकि देखो अगर आपकी अच्छी जॉब लगी, एक लाइफ स्टेबल होगी ना, फिर तो हर दिन फेस्टिवल के बराबर है। अगर लाइफ ही स्टेबल नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है ना, क्योंकि एवरीथिंग इज़ डिपेंड ऑन मनी, डिपेंड्स ऑन सैलरी। और सैलरी कैसे आएगी, जब आपकी अच्छी नौकरी होगी। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि अभी हमने टोटल 40 क्वेश्चन कर लिए हैं। टोटल तो हमने 41 क्वेश्चन कर लिए हैं, 42 पे हम चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया जाता है? बालाथल, खांडिया, मांडा, धोलावीरा। आपको बताना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन जो सा है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सिंधु घाटी सभ्यता एक ना टॉपिक है, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे बोला जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप चाहे पंजाब पुलिस हो गया, यूपी पुलिस हो गया, हरियाणा पुलिस हो गया, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इवन कि आप यूपीएससी आईएएस आईपीएस की भी तैयारी कर रहे हो ना, सिंधु घाटी सभ्यता आपसे ज़रूर ज़रूर पूछा जाएगा। इसीलिए आपको जो सिंधु घाटी वाला सभ्यता है ना, इसको आपने अच्छे से बिल्कुल प्रिपेयर कर लेना है। क्लियर होगी बात सभी को? थोड़ा सा मैसेज कर देते हैं अब। ठीक है, तो आपको बताना चाहता हूँ कि देखो सीधी सी बात है, ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है और 2021 में ही पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन आगे भी रिपीट हुए हैं। क्लियर, तो आपको आंसर पता लग गया, आंसर है क्या? सॉरी, एक्चुअली थोड़ा यहाँ पे रखना था, मैं ज़्यादा ही नीचे चला गया था। तो इसका आंसर आपको पता लग ही गया है, क्या है? धोलावीरा। ठीक है, ये रहा धोलावीरा। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 43 में हमसे क्या पूछा गया है, जो यहाँ पे देखो, हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए सामग्री का उपयोग किया जाता था। मनके मतलब आपको समझ रहे हो, मनके मतलब क्या होता है? जब हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं उसमें छोटे छोटे, जैसे अब अभी फिलहाल क्या लग रहे हैं, टाइल्स लग रहे हैं, पहले मनके लगते थे। ठीक है, वो यहाँ पे लगते हैं सरफेस में लगते हैं। क्लियर होगी बात सभी को? तो इसे पूछा हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए सामग्री का उपयोग किया जाता था। ऑप्शन दिया है प्लास्टिक, लकड़ी, कार्नेलियन पत्थर और चूना पत्थर। तो देखो उसमें कौन सा यूज होता था? कार्नेलियन पत्थर यूज होता था। ठीक है ना, चूना पत्थर नहीं यूज होता था। चूना पत्थर यूज होता था वहां पे व्हाइट वॉश यानी कि कली करने के लिए। ठीक है, व्हाइट पेंट करने के लिए वहां पे चूना पत्थर यूज होता था। और आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं ना, उनको एक बात बताना चाहता हूँ। देखो सीधी सी बात है, आपको मेहनत दबा के करनी पड़ेगी। अगर आप किसी भी रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको अपने शौक थोड़ी दिनों के लिए साइड में करने पड़ेंगे और फुल फोकस आपको, फुल अटेंशन आपको अपनी स्टडी में देना पड़ेगा। तभी जाके आपकी जो स्टडी है वो रियल में आपको कुछ पे कर पाएगी। ठीक है ना, क्योंकि देखो इस बार आपको बताऊं 1 करोड़ से ऊपर बच्चों ने रेलवे के एग्ज़ाम्स भरे हैं और कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। तो समझ सकते हो कि मतलब कंपटीशन एक नेक्स्ट लेवल पर है। क्लियर, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया? नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, प्राचीन समय के दौरान विकसित उन भूमिगत जल मार्गों का नाम बताएं जिनमें सिंचाई के उद्देश्य के लिए पानी को ढलान के रास्ते गुरुत्वाकर्षण द्वारा खींचा जाता था। अब यहाँ पे पहले इस चीज़ को समझो, ये चीज़ ने इसमें मतलब बोला क्या गया है। ये देखो यहाँ पे आपको मैं लिख, एक बार हम पहले दोबारा क्वेश्चन को पढ़ेंगे फिर हम समझेंगे। प्राचीन समय के दौरान विकसित उन भूमिगत जल मार्गों के नाम बताएं जिनमें सिंचाई के उद्देश्य के लिए पानी को ढलान के रास्ते गुरुत्वाकर्षण द्वारा खींचा जाता था। अब यहाँ पे मेरी बात समझो, आपको मैं समझाता हूँ, बहुत ही इजी तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, आपको मतलब सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। ठीक है, अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो ना तो टेंशन लेने की लोड़ ही नहीं आपको। अब फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर एक पहाड़ है। ठीक है, दिख रहा है आई थिंक, हाँ ये पहाड़ है। एक सेकंड थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, और यहाँ से ना पानी गिर रहा है ऐसे ऐसे करके। ठीक है, और नीचे यहाँ पे ना खेत है, ये सारे ना खेत हैं। तो पानी यहाँ से आ रहा है और इन खेतों में जा रहा है। ठीक है, ये पानी का रास्ता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम ग्रेविटी यूज कर रहे हैं। गुरुत्वाकर्षण को क्या बोलते हैं? ग्रेविटी बोलते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। और अर्थ की ग्रेविटी कितनी है?
अर्थ की ग्रेविटी है 9.8 मीटर पर सेकंड। अगर आपने +1 +2 यानी कि 11वीं 12वीं साइंस स्ट्रीम से पढ़ी होगी, फॉर एग्जांपल मेडिकल या नॉन मेडिकल से पढ़ी होगी, तो आपको ये ग्रेविटी तो सब आपको क्लियर होगा। और जिन्होंने आर्ट से पढ़ी है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, इट इज़ द वेरी माइनर थिंग। ग्रेविटी का मतलब होता है धरती हमें कितनी स्पीड से नीचे खींचती है, तो वो है 9.8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। मतलब एक सेकंड में 9.8 मीटर वो अपनी तरफ खींचने की पावर रखती हैं। कौन? धरती माता। क्लियर होगी बात आप सभी को? तो कहने का मतलब है ये पहाड़ है और यहाँ से फॉर एग्जांपल पानी आ रहा है और हमने पहाड़ में से थोड़ा सा रास्ता बना दिया जहाँ से पानी पास होके हमारे खेतों में पहुँच जाए। तो वही बोला कि जो हमने जुगाड़ लगाई है, उस जुगाड़ का नाम क्या है, हमें ये बताना है। ठीक है। अब देखो सीधी सी बात है, आप सभी को इसके बारे में पता है कि ये तो बहुत ईजी चीज़ पूछी है, मगर इसमें यही पूछा गया कि जो आपने जुगाड़ लगाया है, जो धरती की आपको ग्रेविटी ने यूज़ करा है, इसका आप मतलब बता दीजिए। बस यही क्वेश्चन में है। ठीक है। अब देखो इसमें क्या पूछा है, पहला है नदियाँ, सहायक नदियाँ, सुरंगें, कनात। तो देखो जो नदियाँ होती हैं वो ज़रूरी नहीं कि ऐसे इस शेप की हों, है ना? नदियाँ तो ऐसे प्लेन शेप की होती हैं कि भाई ऐसे पानी आ रहा है, ऐसे-ऐसे बहता-बहता जा रहा है ना? तो ये रिवर में काउंट हो गया, मगर ये रिवर में काउंट नहीं होगा, ठीक है? और देखो अब सहायक नदियाँ किन्हें बोलते हैं? सहायक नदियाँ हो गए फॉर एग्ज़ाम्पल देखो यहाँ पे, ये एक नदी जा रही है, ठीक है? आगे एक नदी और मिल गई, ठीक है? अब 2 नदियाँ मिल गई, एक नदी इधर से मिल गई। तो देखो अब एक नदी का पानी यहाँ जा रहा है, एक ये पानी, सारा पानी तो आगे ही जा रहा है ना, आगे कोई फ्लो हो रहा है। तो मतलब क्या हुआ इस नदी की कितनी सहायक नदियाँ होंगी? 3 सहायक नदियाँ हो गई, 1, 2 और 3। क्लियर होगी बात सभी को? सहायक नदियाँ का मतलब होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक नदी है, उस नदी में दूसरी नदी का पानी मिक्स हो रहा है और उसी नदी में तीसरी, चौथी, 5वीं जितनी भी नदियाँ हैं सभी का पानी मिक्स हो रहा है, तो उन्हें बोलेंगे सहायक नदियाँ। अब आपको एक मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, संगम, आपने नाम सुना होगा संगम, जहाँ पे महाकुंभ लगा था, ठीक है? जहाँ पे लोग नहाने गए थे। संगम का मतलब क्या, अब इस बात को समझो। संगम में क्या होता है, 3 रिवर्स मिलती हैं आपस में, ठीक है? 3 रिवर्स क्या होती हैं, आपस में मिलती हैं, ऐड होती हैं, उन्हें बोलते हैं संगम, ठीक है? और संगम कहाँ पर है? प्रयागराज में है। और आपको बताना चाहता हूँ कि महाकुंभ अभी जो हुआ था, ऐसे बोला जाता है 144 ईयर्स बाद ये दिन आता है। आप सभी को हम एक चीज़ बताना चाहते हैं कि जौन से ये संगम नदियाँ हैं, तो अब संगम में क्या है, गंगा, जमुना और सरस्वती माता। अब ये तीनों नदियाँ जौन सी हैं, ये मिलती हैं, उन्हें बोला जाता है संगम। क्लियर होगी बात सभी को? ये नॉर्मल सी चीज़ थी, ठीक है? अब देखो यहाँ पे लिखा है सुरंगें। सुरंगें को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टनल्स बोलते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सुरंग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टनल बोलते हैं। देखो थोड़ी बहुत आपको इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है? अगर थोड़ी बहुत इंग्लिश नहीं आएगी फिर बात नहीं बनेगी। सुरंग को इंग्लिश में बोलते हैं टनल। और टनल क्या होती है? वो ज़मीन के अंदर से होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ज़मीन है और ज़मीन के अंदर हमने एकदम ऐसे सुरंग खोद दी और यहाँ से ना ऐसे पानी निकल रहा है। ये देखो, ऐसे वैसे पानी निकल रहा है यहाँ से। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम नोटिस करते हैं कि जैसे हमारा हैंड पंप होता है, हैंड पंप को हम जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमें नलका लगा हुआ है, तो नलके के हम ज़मीन के अंदर पाइप डाल देते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर नलका हटा दें, वो जो पाइप है, वो अगर खाली पाइप पड़ी, वो तो क्या बन गई? वो एक टाइप की सुरंग बन चुकी है, ठीक है? समझ रहे हो मेरी बात? सुरंग होती है धरती के नीचे, धरती के ऊपर नहीं होती है। बल्कि जो हमने इस चीज़ के ऊपर बात करी थी, ये धरती के ऊपर से बह रहा है, हमारे खेतों में जा रहा है। अब सीधी-सी बात है, जो हमारे खेत हैं, वो भी तो धरती के ऊपर ही हैं ना। तो आपको क्या बोलना है? आपको बोलना है कनात, इसे बोलते हैं कनात। क्लियर होगी बात सभी को? और कनात वर्ड कहाँ का है? ये हिंदी वर्ड है, ठीक है? घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ये हिंदी वर्ड है और आपको बताना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम रिपीटेड हैं, ठीक है? अब आपको एक बात और बताता हूँ कि देखो सीधी सी बात है, अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हो, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी और थोड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? क्योंकि देखो आज के ज़माने में क्या है, सभी के पास अभी सभी के पास इंटरनेट है, सभी के पास डिवाइस हैं और ऑब्वियस सी बात है, जितने स्मार्ट आप लोग हो उतने स्मार्ट पूरी दुनिया है, ठीक है? तो खुद को लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक ही तरीका है जिससे आप अच्छे नंबर ला सकते हो, अच्छा स्कोर कर सकते हो, दैट इज़ ओनली ऑन हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन, ठीक है? और तीसरे नंबर पर आती है हमारी कंसिस्टेंसी। अगर आपके अंदर ये चीज़ें हैं, अगर आप मेहनती हो और आप डिसिप्लिन्ड हो, अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई कमिटमेंट कर लिया, अगर आप उसको पूरा नहीं कर पा रहे हो, इट मीन्स आपके अंदर पुरुषार्थ की कमी है, ठीक है? और एक बात और बोल लूँगा, अगर आप लड़के हो, अगर आप बॉय हो, बीइंग अ बॉय, तो आपके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, आपके अंदर जिद होनी चाहिए कि हमने ये चीज़ करनी है तो करनी है, ठीक है ना? देखो सीधी सी बात है, अपने पेरेंट्स की तरफ देखो और खुद की तरफ देखो, उनसे और अपने आप से एक सवाल करो कि
मैं मतलब सर्वाइव कैसे कर पा रहा हूँ, ऑब्वियस सी बात है अपने पेरेंट्स की वजह से। तो आप पढ़ क्यों रहे हो? ताकि आपके पेरेंट्स को प्राउड फील हो, रिश्तेदारों में उनकी वैल्यू बने, ठीक है, अपनी लाइफ में स्टेबल हो, उनके बुढ़ापे का सहारा बनो। तो ये चीज़ें जब आपके दिमाग में आएंगी ना, तो आप ऑलरेडी मेच्योर हो जाओगे, आपको समझ आ जाएगा क्या मेरे लिए सही है, क्या गलत है, ठीक है, क्या बुरा है, क्या भला है। तो फोकस ऑन योर करियर, ठीक है, अपने करियर के लिए ज़िद्दी बनो, और जो आपने टारगेट अगर रखा हुआ है उसे अचीव करो, जिद करके अचीव करो। ज़िद्दी बनना पड़ता है, पागल बनना पड़ता है, ठीक है ना। अगर अपने करियर के लिए पागल हो रहे हो ना, इट इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आपको 2 लाइनें सुनाता हूँ इसके ऊपर। खींचे बिना कमान जो, चले ना कोई तीर, खींचे बिना कमान जो, चले ना कोई तीर, वैसे ही बिन पुरुषार्थ के साथ ना दे तकदीर। ठीक है, अगर आपके अंदर पुरुषार्थ नहीं है ना, एक पुरुष होता है और एक होता है पुरुषार्थ, ठीक है, समझ रहे हो? जो श्री कृष्ण जी थे उनके अंदर पुरुषार्थ था, उन्होंने अर्जुन को खुद बोला था कि पुरुषार्थ दिखाओ अर्जुन। तो सेम चीज़ आपको वही बताना चाहता हूँ कि खींचे बिना कमान जो, चले ना कोई तीर। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने धनुष ही नहीं खींचा तो क्या तीर चल जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है यार। वैसे ही बिन पुरुषार्थ के साथ ना दे तकदीर, ठीक है ना। इसीलिए अपनी किस्मत को मत कोसो, काम करो, ठीक है, मेहनत करो। ऑब्वियस सी बात है, नॉलेज नेवर वेस्ट। जो आपका ज्ञान है, जो आपके अंदर नॉलेज है, वो कभी वेस्ट नहीं जाएगी। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, समझ के पढ़ाई करोगे, क्रैमिंग के चक्कर से दूर रहोगे, बहुत आगे जाओगे, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को, अच्छे से पढ़ाई करते हैं ना। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही है, आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर देना। और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आपको मैंने दे दिया है, ठीक है, साइड में, आप वहाँ से भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को राम राम। और आप सभी को हैप्पी होली, आज होली है, ठीक है। और हमने कल कॉलेज में थोड़ी सी होली खेल ली थी फ्रेंड्स के साथ, तो आज थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब लग रही है। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, जय श्री राम, जय बजरंगबली। और ऐसे ही अच्छे से पढ़ाई करते रहें। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी आपको आ रही है, आप हमसे बिना किसी मतलब सोचे बिना आप हमें कमेंट कर दीजिएगा कि हमें फलाना क्वेश्चन में कोई दिक्कत आ रहा है, कुछ भी, लाइक एनीथिंग, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। टिल देन गुड बाय एवरीबॉडी, टेक केयर। एक बात और बोलना चाहूँगा कि हमने पूरी इसकी प्लेलिस्ट बनाई है, ठीक है। तो प्लेलिस्ट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो आप वहाँ से आके चेकआउट कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल अगर आपको डिस्क्रिप्शन देखनी नहीं आती, तो सिंपल से क्या बात है, चैनल में विजिट करना है और वहाँ पे ना प्लेलिस्ट वाला सेशन होता है। फॉर एग्जांपल ऐसे होता है ना, वीडियो, शॉर्ट्स, प्लेलिस्ट। तो जो प्लेलिस्ट वाला सेशन है ना, आपको उस प्लेलिस्ट वाले सेशन में जाना है और उसको क्लिक कर देना। वहाँ पे लिखा होगा RRB NTPC PYQ। यहाँ पे मैं लिख के बताता हूँ कैसे लिखा होगा। वहाँ पे कुछ ना इस तरीके से लिखा होगा, RRB NTPC PYQ, ठीक है ना। तो आपने उसको क्लिक कर देना है। उसमें मैंने सारे के सारे लेक्चर्स की प्लेलिस्ट बनाई है, जितने भी रेलवे के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी, बिल्कुल चिल मारना है, ठीक है। देखो सीधी सी बात है, मंजिल मिले या ना मिले मुकद्दर की बात है, अगर कोशिश हम ना करें तो ये गलत बात है, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एवरीबॉडी, टेक केयर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और कमेंट करके बताना आपको लेक्चर कैसा लगा। चलिए ठीक है, सभी को जय श्री राम एंड हैप्पी होली।